और मॉस्को में यूक्रेन के सैबोटाज हमला, टेक्नोपोलिस इमारत में लगी आग। इमारत में यूएवी कंपनीज के दफ्तर मौजूद, आग बुझाने की कोशिश जारी। बीते 2 महीने से पश्चिम रूस धधक रहा है और इसकी वजह है यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन्स, जिनके सामने रूसी डिफेंस सिस्टम लाचार हो चुके हैं। और यूक्रेन के ड्रोन हमलों से लेनिनग्राद से लेकर ओरेनबर्ग तक रूस की तेल रिफाइनरियां जल रही हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यूक्रेन युद्ध अब रूसी धरती पर ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है और इसकी वजह है ट्रंप का लॉन्ग रेंज प्लान, जिसकी मदद से ही ज़ेलेंस्की पश्चिमी रूस में मौजूद हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं। लेकिन अब ज़ेलेंस्की के यही हमले कीव की तबाही की वजह बन सकते हैं। फिनलैंड से सटा रूस का कारेलिया प्रांत, जिसके दक्षिणी छोर पर मौजूद है ओनेगा झील। 4 अक्टूबर की सुबह इस झील में मौजूद रूसी नौसेना का जहाज दहल उठा। बैक टू बैक यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी नौसेना के जहाज पर 100% एक्यूरेसी के साथ हमले किए। कुछ ड्रोन्स को जहाज ने तबाह कर दिया, जबकि 2 ड्रोन सीधे जहाज से आकर टकराए, जिसके बाद जबरदस्त धमाका देखा गया। इस हमले में शिप को कितना नुकसान पहुंचा, इसे लेकर रूस से कोई जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन यूक्रेन से आ रही रिपोर्ट्स पुतिन की टेंशन बढ़ाने वाली। यूक्रेनी दावे के मुताबिक रूसी शिप को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। शिप का अगला हिस्सा काफी हद तक ध्वस्त हो गया है। शिप के पावर सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है। रूसी इंजीनियर शिप की मरम्मत करने में लगे। रूसी नौसेना की जिस शिप को यूक्रेन ने टारगेट किया वो रूस का बोयान एम श्रेणी का कोवर्ट शिप है। यह रूस का सबसे लेटेस्ट कोवर्ट शिप है, जिसे साल 2022 में रूस के बाल्टिक बेड़े में शामिल किया गया था। इस शिप पर लॉन्ग रेंज की कैलिबर मिसाइलें तैनात हैं, जिनसे हमला कर रूस बीते कुछ महीनों से यूक्रेनी शहरों को दहला रहा था। ओनेगा झील में सटीक हमले को रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जिसकी वजह है इस झील की यूक्रेन से दूरी। कारेलिया में मौजूद ओनेगा झील यूक्रेन से करीब 1000 किलोमीटर दूर है। बाल्टिक क्षेत्र के आसपास ये यूक्रेन का अब तक का सबसे लंबी दूरी का हमला है। इससे पहले इस इलाके में यूक्रेन ने इतनी दूर मौजूद किसी टारगेट को हिट नहीं किया था। इस हमले के बाद यह साफ हो चुका है कि पश्चिमी रूस का एक एक प्रांत, एक एक शहर यूक्रेनी हमलों की जद में है। ज़ेलेंस्की जब चाहे, जहां चाहे, पश्चिमी रूस के किसी भी शहर को टारगेट कर सकते हैं। फिर चाहे वो किसी छोटी सी झील में मौजूद रूसी नौसेना का शिप हो या फिर 1500 किलोमीटर दूर मौजूद कोई तेल रिफाइनरी। यूक्रेन के ड्रोन से पश्चिमी रूस में कुछ भी सुरक्षित नहीं। मैप पर नजर आ रहा ये रूस का पश्चिमी हिस्सा है। उत्तर पश्चिम में मौजूद सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिनग्राद, कोरेलिया को यूक्रेन निशाना बना चुका है, जो यूक्रेन से करीब 1000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है।
इसके अलावा पश्चिम के कोमी, कजान और पर्म से लेकर ओरेनबर्ग को भी यूक्रेन इस साल कई बार टारगेट कर चुका है। रूस के ये प्रांत यूक्रेनी बॉर्डर से 1500 से 1800 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। खवरेलिया से ओरेनबर्ग तक का यह पूरा इलाका रूस के कुल भूभाग का ही करीब 23% हिस्सा है, जहां इस वक्त यूक्रेनी ड्रोन्स की वजह से अलर्ट सायरन बज रहे हैं। यहां मौजूद तेल रिफाइनरीज, ऑयल डिपो, बाकी कई हाई वैल्यू टारगेट्स पर यूक्रेनी हमलों से दहशत है। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन के सामने रूसी डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से लाचार नजर आते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन लगातार पश्चिमी रूस के अलग अलग प्रांतों में मौजूद तेल रिफाइनरियों को टारगेट करने में सफल रहा है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के 2 और तेल रिफाइनरियों को टारगेट किया। यूक्रेन के दोनों ही हमले 100% सफल रहे। यूक्रेन ने लेनिनग्राद में मौजूद किरीशी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया, जिसके बाद रिफाइनरी के एक हिस्से में आग लग गई। इसके अलावा नोवगोरोड में भी तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। यहां तेल रिफाइनरी का एक हिस्सा जल उठा। लेनिनग्राद में मौजूद किरीशी तेल रिफाइनरी यूक्रेनी बॉर्डर से करीब 950 किलोमीटर दूर है। यहां रोजाना 3,40,000 बैरल का तेल उत्पादन किया जाता था, जो रूस के कुल उत्पादन का 6% है। वहीं नोवगोरोड में मौजूद तेल रिफाइनरी यूक्रेनी बॉर्डर से 800 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी तेल उत्पादन क्षमता 3 लाख बैरल के आसपास है, जो रूस के कुल तेल उत्पादन का करीब 5% है। यूक्रेन रूस में सिर्फ हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बना रहा है। ज़ेलेंस्की की ड्रोन ब्रिगेड रूस की टॉप तेल रिफाइनरियों और ऑयल डिपो को टारगेट कर रही है, ताकि जल्द से जल्द रूस की ऑयल इकोनॉमी को तोड़ा जा सके। ज़ेलेंस्की के इस प्लान और उनकी ड्रोन क्षमता से रूस में भय है। रूस को डर है कि यूक्रेन 2,500 किलोमीटर दूर आर्कटिक तक में रूसी तेल डिपो को टारगेट कर सकता है। यह सैटेलाइट तस्वीर रूस की न्यूक्लियर टेस्ट साइट नोवाया जेमेलिया की है। दावा है कि यहां मौजूद ऑयल टैंक्स को नेट से ढका गया है, ताकि यूक्रेनी ड्रोन्स इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सके। नोवाया जेमेलिया बैरेंस सागर में मौजूद रूस का एक छोटा सा द्वीप है। यहाँ रूस की आर्कटिक न्यूक्लियर साइट और मिसाइल टेस्ट साइट मौजूद है। नोवाया जेमेलिया की यूक्रेन से दूरी है करीब 2500 किलोमीटर। यूक्रेनी ड्रोन्स का डर यहां भी दिखाई देने लगा है। दरअसल नोवाया जेमेलिया में रूस के कई बड़े ऑयल डिपो मौजूद हैं, जहां मिसाइलों की टेस्टिंग और दूसरी जरूरत के लिए तेल स्टोर करके रखा जाता है। इन ऑयल टैंक्स को अब खास तरह के नेट से ढका गया है। इन्हें कोपकेज कहा जाता है। इन्हें खास मेटल से तैयार किया गया। इनकी लैब्स में टेस्टिंग की गई। ड्रोन इन नेट से टकराकर फंस जाते हैं और ऑयल टैंक्स को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन सवाल है कि यूक्रेन इन हमलों को अंजाम कैसे दे रहा है। आखिर यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन 100% एक्यूरेसी के साथ रूस में मौजूद सैकड़ों किलोमीटर दूर टारगेट्स को हिट कैसे कर रहे हैं। दरअसल इसके पीछे यूरोप और अमेरिका का हाथ है। अमेरिका और यूरोप की खुफिया एजेंसियां सैटेलाइट और जासूसी ड्रोन से रूस पर नजर रखती हैं। इनसे हाई वैल्यू टारगेट्स की पहचान की जाती है। रूस में हमले के सटीक कोऑर्डिनेट्स यूक्रेन को भेजे जाते हैं, जिनके जरिए यूक्रेनी ड्रोन बिल्कुल सटीक हमला करते हैं।
इस बात की भनक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी है। यही वजह है कि उन्होंने फ्रंट लाइन पर मौजूद यूएवी कमांड सेंटर्स और स्टारलिंक कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह करना शुरू कर दिया है। रूस की वायुसेना और ग्राउंड फोर्सेस इन्हें चुन चुन कर टारगेट कर रही है। बीते 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन में मौजूद 9 स्टारलिंक कम्युनिकेशन सिस्टम्स को ध्वस्त कर दिया है, जबकि 53 यूएवी कमांड सेंटर नष्ट कर दिए गए। व्लादिमीर पुतिन इस बात को समझ चुके हैं कि अगर पश्चिम से मिले खुफिया इनपुट और यूक्रेन के ड्रोन गठजोड़ को नहीं तोड़ा गया तो ये जंग 180 डिग्री बदल सकती है। और पुतिन किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं होने दे सकते। यानी आने वाले वक्त में इस जंग का और भड़कना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और चानिहाइज में भी रूस की ड्रोन हमले को लेकर खबर है, जहां गैस स्टेशन पर ड्रोन दागे गए हैं और 48 घंटे में दूसरी बार ये अटैक। गैस स्टेशन में लगी भीषण आग। और यूक्रेन पर लगातार प्रहार के बीच ही अब रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी छोर को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। रूस ने शनिवार को यूक्रेन के लवीव पर कई बार प्रहार किया। यह इलाका पोलैंड की सीमा के करीब है और नेटो के ज्यादातर ट्रेनिंग सेंटर, हथियार डिपो लवीव में ही है। रूस ने सटीक निशाने के साथ हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों से हमला किया और लवीव में रूस के हमले से भारी तबाही भी हुई है। यूक्रेन का दावा यह है कि रूस को मिसाइल हमले के लिए चीन से इंटेलिजेंस मिल रही है। चीन अपनी सैटेलाइट से भीषण प्रहार कर रहा है। इस बार कीव नहीं, लवीव। यूक्रेन का पश्चिमी छोर, जिसे युद्ध के बाद से ही सेफ जोन की तरह देखा जाता है, रूसी सीमा से बहुत दूर और नाटो की सीमा से बहुत करीब है यूक्रेन का लवीव। शनिवार रात लवीव पर हमला किया गया। रूस के भीषण प्रहार से लवीव में भारी तबाही हुई। रूस ने कई इमारतों को मिसाइल से निशाना बनाया। रूस ने एक बार फिर ऐसा हमला किया जिससे पोलैंड में हड़कंप मच गया। पोलैंड की सुरक्षा में तैनात नाटो देशों के पायलट हाइपरसोनिक शक्ति से निपटने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। शनिवार की रात रूस के MiG-31K ने उड़ान भरी। यूक्रेनी एजेंसियों ने मिसाइल हमले का अलर्ट तो जारी कर दिया, लेकिन रूस के टारगेट पर यूक्रेन का कौन सा शहर है, यह अंदाजा लगाना मुश्किल। रूसी जेट से किंजल मिसाइल का हमला हुआ। हाइपरसोनिक रफ्तार में मिसाइल लवीव तक गई। लवीव में किंजल मिसाइल से जोरदार धमाका हुआ। लवीव पर किंजल से प्रहार के अलावा कई ड्रोन और क्रूज मिसाइल से हमले किए गए।
इस मैप के जरिए आप समझ सकते हैं कि पश्चिमी छोर पर हमले के लिए मिसाइल को यूक्रेन के कितने बड़े क्षेत्र से गुजरना होता है। लेकिन लवीव को निशाना बनाने के पीछे एक बड़ी वजह लवीव में धमाकों का दौर कई घंटे जारी रहा। इस दौरान कई इमारतों में आग लग गई। किंजल मिसाइलों के धमाके की वजह से नाटो में भी हड़कंप मच गया, क्योंकि इस वक्त पोलैंड की सीमा पर सख्त पहरा है। नाटो के रडार पोलैंड की तरफ आ रही मिसाइल और ड्रोन की निगरानी कर रहे हैं। खास बात है कि यूक्रेन का लवीव शहर पोलैंड के बहुत करीब है। हमले में लवीव में 5 लोगों की मौत हो गई। 15 से अधिक इमारतों में आग लग गई। बिजली सब स्टेशन को भी हमले में नुकसान हुआ है। लवीव को निशाना बनाने के पीछे एक खास वजह है। पिछले एक हफ्ते से रूस यूक्रेन में मौजूद नाटो देशों के हथियार को टारगेट कर रहा है। यूक्रेन में कई हथियार गोदाम नष्ट किए जा चुके हैं। लवीव पोलैंड के बिल्कुल करीब है, जिसकी वजह से ये शहर युद्ध के बाद से नाटो का शक्ति केंद्र रहा है। लवीव में नेटो के ठिकानों को रूस निशाना बना रहा है। युद्ध की शुरुआत के बाद से लवीव में नेटो के कई ठिकाने हैं। लवीव में नेटो के हथियार गोदाम भी है। पोलैंड के करीब होने की वजह से यहां सड़क के रास्ते भी हथियार सप्लाई होते हैं। पोलैंड से लवीव में हथियार की खेप का आना लगातार जारी है और इसकी खबर रूस के पास भी है। रूस ने हथियार गोदामों पर प्रहार करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से कई इमारतों में आग भी लगी। सिर्फ हथियार गोदाम ही नहीं, लवीव में नेटो का ट्रेनिंग सेंटर भी है। नेटो देशों से आए ट्रेनर भी लवीव में मौजूद रहते हैं। यूक्रेनी सेना लवीव में ही ट्रेनिंग ले रही है। नेटो देशों के कई सैन्य ऑफिसर भी लवीव में मौजूद रहते हैं। अचानक रूस के लवीव को निशाना बनाने की वजह आपको समझ आ गई हो। यूरोप से यूक्रेन के लिए मदद जारी होने के बाद एक बार फिर यूक्रेन की सीमा में लगातार हथियार लाए जा रहे हैं। रूस को शक यह भी है कि लवीव में ही यूक्रेनी मिसाइल फोर्स एक खास ट्रेनिंग ले रही है। रूस को अंदेशा है कि लवीव में टॉम हॉक मिसाइल की ट्रेनिंग चल रही है। नाटो के ट्रेनर यूक्रेनी सेना को मिसाइल चलाना सिखा रहे हैं। अमेरिकी टॉम हॉक मिसाइल जल्द यूक्रेन आ सकती है। पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ के बाद लवीव की अहमियत और बढ़ गई है। लवीव से ही नाटो सेना रूसी ड्रोन पर नजर रख रही है। रूस ने लवीव पर हमले से पोलैंड को चेतावनी देने की कोशिश भी की है। किंजल मिसाइलों का इस्तेमाल नाटो के लिए चेतावनी है। रूस ने नाटो को अपनी हाइपरसोनिक ताकत दिखाई है। पोलैंड के करीब 10 किलोमीटर तक रूसी ड्रोन और मिसाइल पहुंची। रूस के हमले का असर भी वैसा ही हुआ। पोलैंड की सीमा में कई फाइटर जेट ने टेक ऑफ किया। एयर टू एयर मिसाइलों से लैस नाटो के फाइटर जेट लगातार चक्कर लगाते रहे, लेकिन रूस का एक भी ड्रोन या मिसाइल नाटो की सीमा में नहीं गया। दावा किया जा रहा है कि रूस की हर मिसाइल का निशाना सटीक, क्योंकि रूस अब चीन की मदद से हमले कर रहा है। चीन की सैटेलाइट डेटा से रूसी सेना सटीक निशाना लगा रही है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि चीन रूस को यूक्रेन में सटीक निशाना लगाने में मदद कर रहा है। चीन अपनी सैटेलाइट से रूस की मदद कर रहा है और जरूरी सूचनाएं दे रहा है। यूक्रेनी एजेंसीज का दावा है कि रूस को चीन से सैटेलाइट डेटा की सप्लाई की जा रही है। चीन की मदद से लवीव में भी मिसाइल हमले किए गए।
यूक्रेन को नाटो देशों से इंटेलिजेंस मिल रही है, तो वहीं यूक्रेन का दावा है कि अब चीन रूस की मदद कर रहा है। चीन अंतरिक्ष में सुपर पावर बनने की कोशिश में है और इसी वजह से चीन ने कई जासूसी सैटेलाइट भी बनाए हैं। अब उन्हीं सैटेलाइट से रूस की सेना को मदद मिल रही है। किंझल के अलावा रूस ने स्कंदर M मिसाइल से हमला किया। KH-101 मिसाइलों से भी रूस हमले कर रहा है। नॉर्थ कोरिया की मिसाइल से भी हमले किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त यूक्रेन में एयर डिफेंस की भारी कमी है, जिसकी वजह से रूस के लिए मिसाइल प्रहार करना आसान हो गया है। लवीव समेत कई इलाकों में रूस लगातार कहर बरपा रहा है। यूक्रेन एयर डिफेंस के लिए इंटरसेप्टर ड्रोन और F-16 का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इनसे किंझल और स्कंदर जैसी ताकतवर मिसाइलों को गिराना बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस ने दागी स्कैंदर मिसाइलें जहां यूक्रेन के हाइमार्स सिस्टम को तबाह किया गया और करीब 15 यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा। और यूक्रेन में तबाही मचाने का साथ पुतिन ने यूरोप में रूस के विस्तार का मंसूबा पाला हुआ है, जिसके तहत ही यूरोपीय देशों में घुसपैठ कराई जा रही है। अब ड्रोन के साथ बलून भी यूरोपीय देशों की सुरक्षा तंत्र को भेद रहे हैं। बेलारूस से लिथुआनिया में 25 बलून जा घुसे, जिससे हड़कंप मच गया। रूस के नए पैटर्न से नया खतरा पैदा हो गया है और अब नेटो के सामने चैलेंज है कि ड्रोन घुसपैठ के अलावा स्पाई बलून को कैसे रोका जाए। रूस से टकराव युद्ध में ही बदल सकता है, जिससे पूरे यूरोप में घमासान मच सकता है। रूस की हिमाकत से नाटो में हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि अब ड्रोन घुसपैठ के बाद रूस ने नया पैटर्न अपना लिया। अब बाल्टिक देशों में हाई अलर्ट जारी हो गया, क्योंकि रूस किसी भी तरीके से अपने विस्तारवादी मंसूबे को पूरा कर सकता है। बाल्टिक सागर में नाटो ने तैनाती बढ़ा दी। बाल्टिक देशों में डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है। नाटो बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है। इसकी बड़ी वजह ये दो तस्वीरें हैं। एक तरफ यूरोपीय देशों में ड्रोन घुसपैठ की गई है, जबकि दूसरी तरफ अब रूस ने बलून ब्रिगेड उतारी। हालांकि अभी रूस सिर्फ इनके जरिए जासूसी करा रहा है। यूरोपीय देशों को डर है रूस प्रॉक्सी हमले भी करा सकता है। यही वजह है कि बाल्टिक देशों में हाई अलर्ट जारी हो गया। रूस और नाटो के बीच में हाइब्रिड युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें ड्रोन और बलून भेजना हाइब्रिड युद्ध का अगला चरण है। जबकि इससे पहले अलग अलग पैटर्न पर हमले किए गए। जिन तरीकों से रूस हमले कर रहा था वो कुछ इस तरह था। सरकारी इमारतों में आगजनी, सैन्य अधिकारियों पर हमले, सैन्य ठिकानों पर बमबारी, जासूसों के जरिए प्रॉक्सी हमले, हथियार गोदाम को तबाह कर देना, इंटेलिजेंस एजेंसी के दफ्तर में आग, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोन वुल्फ अटैक। इसके अलावा ऐसे अहम शख्सियतों पर भी जानलेवा हमले हो चुके हैं जो रूस के टारगेट पर रहे। हालांकि पलटवार में रूस में भी इसी तरह के हमले हुए, जिनका आरोप रूस नाटो देशों पर लगाता रहा है। लेकिन अब नाटो और रूस फ्रंट लाइन पर आकर युद्ध लड़ सकते हैं, क्योंकि ड्रोन घुसपैठ रुक नहीं रही। साथ ही रूस को ड्रोन से सर्विलांस के जरिए इंटेलिजेंस इनपुट मिल चुका है।
अब रूस कभी भी बड़े स्तर का हमला कर सकता है। हो सकता है लिथुआनिया से शुरू हुई बलून घुसपैठ अब दूसरे यूरोपीय देशों में। इसके जरिए रूस ये जानना चाहता हो कि कितनी देर में यूरोपीय देश तैयारी कर पाते हैं और कितने सुरक्षा इंतजाम उनके पास हैं। रूस के बलून ब्लूप्रिंट। लिथुआनिया में हड़कंप मच गया है और ड्रोन के बाद रूस ने बलून भेजे जो लिथुआनिया की राजधानी तक पहुंच गए। ये विल्नियस एयरपोर्ट के एयर स्पेस में बड़ी घुसपैठ है, जिसके बाद विल्नियस एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी किया गया। लिथुआनिया ने एयरपोर्ट पर जासूसी का शक जताया क्योंकि 25 गुब्बारे बेलारूस बॉर्डर से घुसे थे। कई गुब्बारों पर स्पाई कैमरास लगे होने का भी शक है। तुरंत एयरपोर्ट खाली कराकर बलून को टारगेट किया गया। सारी फ्लाइट्स रोकी गई। नो टाइम जारी किया गया। बलून को ड्रोन ने मार गिराया। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में यूरोपीय देशों की मीटिंग में तय किया गया था कि रूस पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाया जिससे रूस ड्रोन घुसपैठ रोके। इसके लिए यूरोपीय देशों ने जो इंतजाम किए वो समझ लीजिए। बाल्टिक सागर में युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया। रूस से लगे नाटो देशों में डिप्लॉयमेंट बढ़ाए। रूस के पास परमाणु हथियारों की तैनाती को ग्रीन सिग्नल दिया। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों की सप्लाई की जाने लगी। रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की योजना तैयार की जा रही है। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस पर हमले बढ़ा दिए, जिससे उसका फोकस डिफेंस पर हो जाए। एक तरफ क्रीमिया के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ रूस के एनर्जी सेक्टर पर हमले किए जा रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि रूस अब अपने ठिकानों को बचाने में लग जाए, जिससे यूरोपीय देशों में विस्तार का मंसूबा रोका जा सके। इसके लिए ब्रिटेन ब्लूप्रिंट बना रहा है, जिसने काला सागर में अपने सर्विलांस ड्रोन भेजे जो रूसी वॉरशिप की तैनाती का इनपुट यूक्रेन को दे रहे हैं, जबकि एनर्जी सेक्टर का इनपुट पेंटागन से मिल रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन अक्टूबर में हावी होता दिख रहा है, जबकि पिछले महीने तक रूस ने यूक्रेन के सरेंडर का प्लान बना लिया था और यूरोप में विस्तार के लिए दांव चलना शुरू कर दिया था। इसके लिए कैलिनिनग्राद और पोलैंड में बड़ी तैनाती की गई। जापान ड्रिल की आड़ में परमाणु मिसाइलें लगा दी गईं, जिससे नाटो देशों पर कभी भी हमला किया जा सके। रूस बेलारूस बॉर्डर से भी पोलैंड पर बड़ा हमला कर सकता है। बेलारूस पोलैंड बॉर्डर 418 किलोमीटर लंबा है। बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर सुरंग का जाल बिछा मिला है। सभी सुरंगें पोलैंड में खुलती हैं। युद्ध के दौरान रूस इस्तेमाल कर सकता है। सुरंग में विध्वंसक हथियार रखे गए। मिसाइल और ड्रोन लॉन्चर सुरंग में रखे गए हैं और रूस मोटर ब्रिगेड से पोलैंड में घुसपैठ की तैयारी कर रहा है। पहले ड्रोन मिसाइल हमलों से ध्यान भटकाया जाएगा, तब बेलारूस से रूसी सैनिक पोलैंड में घुस जाएंगे और पोलैंड के बड़े हिस्से पर कब्जे की तैयारी है। पोलैंड में भी यूक्रेन जैसा मिशन चला सकता है रूस। खतरा इतना बढ़ गया है कि यूरोप के कई देशों ने नोटाम जारी कर दिया। ड्रोन को देखते ही मार गिराने का आदेश दे दिया गया। इसके अलावा एयर पेट्रोलिंग की जा रही। पोलैंड ने बॉर्डर पर सेना भेज दी। पॉलिश एयर स्पेस में जेट से निगरानी रखी जा रही। एयर ड्रिल में ऑस्ट्रेलिया के जेट भी शामिल हुए। पूर्वी यूरोप में ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री शुरू हो गया, जबकि पहले इसे पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ पर शुरू किया। इसके जरिए उन तमाम देशों की एयर पेट्रोलिंग की जाएगी जहां ड्रोन या बैलून से घुसपैठ की जा रही। अभी ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री में पोलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल। इसके अलावा तीनों बाल्टिक देश लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया भी शामिल किए गए, जिनके एयर स्पेस पर अब नाटो का कंट्रोल।
यानी रूस के ड्रोन इन देशों में घुसे तो उन्हें मार गिराया जाएगा। लेकिन चैलेंज अब बैलून बन गए, क्योंकि रूस ने अभी लिथुआनिया में सिर्फ 25 बैलून भेजे हैं, जबकि वो ऐसे हजारों बैलून भेज सकता है जिन्हें मार गिराने में नाटो के बड़े हथियार इस्तेमाल होंगे, जिससे खर्च ज्यादा हो। यानी बैलून को मार गिराना चैलेंज है और उसे बचाए रखने से सुरक्षा को खतरा, क्योंकि रूस बैलून के जरिए रेडियो एक्टिव पदार्थ गिरा सकता है, जिससे किसी बड़े इलाके को भारी नुकसान हो सकता है। यह तरीका रूस के प्रॉक्सी हमले का हिस्सा हो सकता है। यानी रूस अब फ्रंट लाइन पर आए बिना यूरोप में कोहराम मचाने की तैयारी कर रहा है, जिसका रिहर्सल लिथुआनिया में बैलून भेजकर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस की तेल रिफाइनरीज और औद्योगिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने के लिए यूक्रेन ने जो हमले किए वो अब यूक्रेन पर ही भारी पड़ते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पुतिन ने इन हमलों का बदला लेने के लिए जो हमले किए हैं उसने यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। ये हमले हुए हैं यूक्रेन की अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति और आम लोगों की सुरक्षा पर। अब यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है इस रिपोर्ट में देखिए। प्री विंटर वॉर की रणनीति के तहत यूक्रेन ने रूस के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की कोशिश की, जो इस युद्ध में अहम भूमिका निभा रहा है। वो तेल रिफाइनरीज हो, विस्फोटकों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल हों या फिर बिजली सप्लाई के केंद्र। यूक्रेन लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइल से रूस के अंदर तक हमला कर उन्हें दहला रहा है। इसीलिए पुतिन ने उस प्लान को एक्टिवेट कर दिया है जो सर्द दिनों में यूक्रेन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। पुतिन का मिशन बदला, यूक्रेन में बारूदी जलजला। पुतिन के आदेश पर बदले की कार्रवाई के तहत यूक्रेन में वाकई बारूदी जलजला आ गया। रूस ने उन ठिकानों को टारगेट बनाकर हमले किए हैं जिसकी भरपाई करना यूक्रेन के लिए अब मुश्किल होता जा रहा है। और इसकी पुष्टि करती है सुमी क्षेत्र के शोस्त्का पर हुए रूस के ड्रोन हमले की तस्वीर। गेरान 2 ड्रोन से रूस ने यूक्रेन की ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया है और इस हमले में यूक्रेन को जो नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई अगले 6 महीने तक संभव नहीं है। यानी अगले 2 महीने में ही, जब यूक्रेन सबसे मुश्किल दौर में होगा, जब उसे सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत होगी, उसी दौर में उसके पास बिजली नहीं होगी। और बदले की यह कार्रवाई सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, बल्कि रूस ने यूक्रेन की जंग लड़ने की क्षमता भी नष्ट करने की तैयारी की। ये खेरसोन का वीडियो जहां रूसी सेना ने यूक्रेनी होवित्जर नष्ट कर दिए, और यह तस्वीर पूर्वी यूक्रेन की जहां रूसी 352वीं रेजिमेंट ने यूक्रेनी सेना को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है।
रूस ने यूक्रेनी सेना की पोस्ट और ड्रोन सेंटर्स पर कब्जा कर लिया है। दावा है कि रूसी सेना ने जिन हथियारों को बरामद किया है उनमें ज्यादातर नाटो के हैं। यानी यूक्रेन की जंग लड़ने की क्षमता रूस कम कर रहा है और यूक्रेन के लिए मुश्किल बढ़ाता जा रहा है। बदले की कार्रवाई का यह सबसे भयावह मंजर है, जिसमें रूसी ड्रोन ने यूक्रेन को हर दिशा में नुकसान पहुंचाया है। यानी तबाह हो चुके यूक्रेन के उन क्षेत्रों को भी रूसी सेना ने टारगेट किया है जहां रिहाइश की कोई संभावना बाकी है। ज़ैपोरिज़िया का ये वीडियो रूस के उसी एक्शन को प्रमाणित करता है जिसमें रूसी हमले में रिहायशी क्षेत्र जल उठे। दावे के तहत इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा स्लोवियांस्क की ये तस्वीर और भी ज्यादा चौंकाने वाली, जिसमें रूस ने एक ऊंची इमारत पर 2 हवाई बम गिराए जिसमें आम लोगों को नुकसान पहुंचा है। दरअसल पुतिन ने अब फैसला कर लिया है कि यूक्रेन को घुटनों पर लाना है तो उसके पावर स्टेशन और गैस स्टेशन समेत उन सभी ठिकानों को नष्ट करना होगा जिसके सहारे अब तक यूक्रेनी आबादी सुरक्षित है और यूक्रेनी सेना जंग में बनी हुई है। इसीलिए रूस हमले के लिए 3 टारगेट अर्थव्यवस्था, घातक हथियार और खुफिया सैन्य बेस को टारगेट बनाया है, जिसमें यूक्रेन को आर्थिक मजबूती देने वाला ओडेसा भी रूस के टारगेट पर आया है। जहां एक साथ रूसी सेना ने कई ड्रोन दागे, पोर्ट क्षेत्र को गेरान-2 ड्रोन से भारी नुकसान पहुंचाया है। ओडेसा शहर के अंदर भीषण गोलीबारी की, बाहरी क्षेत्र उसातोव को बारूद से जला दिया है। यानी यूक्रेन के इकलौते बचे पोर्ट क्षेत्र को भी रूस ने तबाह करने की तैयारी की, जिसे अंजाम तक पहुंचा दिया गया। इसके अलावा रूसी सेना ने एक ऐसे हमले को भी अंजाम दिया है जिसकी यूक्रेन ने कल्पना भी नहीं की थी। यह हमला हुआ है सूमी के शोत्स्का में, जहां पहले तो रूसी ड्रोन ने रेलवे स्टेशन को दहलाया और फिर एक खास ट्रेन को भी रूसी मिसाइल ने नष्ट कर दिया। वो ट्रेन जिसका आविष्कार यूक्रेन ने युद्ध के दौरान काम आने के लिए किया था। आपने बिल्कुल सही सुना, ऐसी ट्रेन जो हथियार और सैनिकों के लिए इस्तेमाल होनी थी, जो एक तरह से यूक्रेनी सेना के लिए ढाल का काम कर सकती थी, लेकिन रूस ने इसे तबाह कर दिया। यही नहीं, शोत्स्का शहर पर हुए हमले में भारी तबाही मची। शहर की वाटर सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई। यही नहीं, शोत्स्का शहर में अब गैस और बिजली भी नहीं। दावा है कि इस तरह की 2 ट्रेन यूक्रेन में थी और रूस ने दोनों ही ट्रेनों को नष्ट कर दिया है। इसके अलावा बदले की कार्रवाई में रूस उस क्षमता का भी इस्तेमाल कर रहा है जो युद्ध के दौरान विकसित की गई। इस क्षमता का नाम है BMT टर्मिनेटर, वो टैंक और इन्फेंट्री व्हीकल का समायोजन जो यूक्रेनी पैदल सेना और टैंक जैसे बड़े हथियारों के लिए अकेला ही काफी है। और इस हथियार के इस्तेमाल के साथ रूस बड़े पैमाने पर ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसका प्रमाण है कि पूर्वी यूक्रेन पर रूस ने 150 से ज्यादा ड्रोन दागे और इन ड्रोन के टारगेट पर यूक्रेन के रिहायशी क्षेत्र तो थे ही, साथ ही यूक्रेन के ऊर्जा केंद्रों पर टारगेटेड हमले किए गए, जिसमें खेरसोन, सूमी, ज़ैपोरिज़िया में भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि काला सागर से सीधे ओडेसा पोर्ट को नुकसान पहुंचाकर युद्ध में रूस की जीत की भूमिका तैयार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ट्रंप के पीस प्लान पर हमास के सहमत होते ही ये माना गया कि अब गाजा युद्ध विराम होने जा रहा है, क्योंकि आज से दोहा में इजरायली बंधकों की रिहाई पर बड़ी चर्चा शुरू हो गई। इजरायली प्रधानमंत्री ने भी ऐलान कर दिया कि सुकोत त्योहार के दौरान ही सभी बंधकों की घर वापसी हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके बाद युद्ध शांत होने वाला है या फिर और ज्यादा भड़केगा। सवाल यह भी
कि क्या ट्रंप ने गाजा रिवरा का ख्याल छोड़ दिया है और तेल अवीव ने ग्रेटर इजराइल का? इन सारे सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। तीन से 4 अक्टूबर को हमास ने ट्रंप के प्रस्ताव पर सहमति जताई। अपने हित के सभी मुद्दों पर हमास सहमत हो गया। लेकिन इस बीच भी इजराइल के हमले जारी रहे, जबकि ट्रंप ने कहा था कि इजराइल को अब हमले रोक देने चाहिए। 4 और 5 अक्टूबर को भी इजराइल ने गाजा पर कई बड़े हमले किए। इजराइल ने गाजा के कई इलाकों पर बमबारी की। इसमें 70 लोगों की मौत हुई, जबकि 90 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये 5 अक्टूबर की रिपोर्ट है। ये सब उस वक्त हो रहा था जब अरब देशों का एक प्रतिनिधिमंडल दोहा में चर्चा की तैयारी कर रहा था। 5 अक्टूबर को दोहा में इजराइल, इजिप्ट, यूएस प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हो। 6 अक्टूबर को हमास का एक प्रतिनिधिमंडल काहिरा पहुंचने वाला है। यहाँ बंधक की रिहाई पर चर्चा होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अब शांति समझौते की उम्मीद बढ़ गई है। कुछ ही दिनों में डील हो सकती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी उम्मीद जताई है कि इजराइल के जीवित और मृत बंधक जल्द ही तेल अवीव को सौंपे जा सकते हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि सुकोत त्योहार के दौरान ही सभी बंधक रिहा हो सकते हैं। 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक इजराइल में सुकोत त्योहार मनाया जाता है। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि चर्चा के लिए हमास को सीमित समय दिया जाएगा। यानी हमास को 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच बंधक रिहाई का वक्त दिया गया। अगर हमास इजरायलियों को रिहा नहीं करता है तो इजराइल गाजा में ऑपरेशन तेज कर सकता है। लेकिन अगर हमास बंधक रिहा भी कर देता है तो आशंका जताई गई है कि गाजा में युद्ध नहीं रुकने वाला है। एक ईरानी मीडिया संस्थान केहान ने कहा है कि ट्रंप का शांति प्रस्ताव एक ट्रैप है। बंधकों की रिहाई से संगीन खतरे जुड़े हुए हैं। इशारा यह है कि इजराइल फिलहाल बंधकों की रिहाई को प्राथमिकता दे रहा है, क्योंकि उनकी रिहाई होते ही इजराइल पर दबाव बनाने के लिए हमास के पास कोई ताकत नहीं बची। इसीलिए फिलहाल चर्चा पर जोर दिया जा रहा है, जबकि इजराइल का असली प्लान कुछ और है। इसके संकेत भी नेतन्याहू ने दे दिए। नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा में ट्रंप का पूरा प्लान लागू किया जाएगा। इस प्लान का मतलब होगा कि गाजा का शासन गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी कमेटी की ट्रांजिशनल सरकार संभालेगी। गाजा पुनर्निर्माण के लिए ट्रंप इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान तैयार होगा। गाजा की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय फोर्स गठित की जाएगी। गाजा को आतंक मुक्त बनाया जाएगा। हमास कार्यकर्ताओं को गाजा छोड़ना होगा। जबकि हमास ने सिर्फ युद्ध विराम बंधकों की वापसी, युद्ध बंदियों की अदला बदली, इजराइल के विस्तार पर रोक, इजरायली सेना के गाजा से हटने और हमास के गाजा नहीं छोड़ने पर सहमति जताई। लेकिन इजराइल का प्लान यह है कि पहले गाजा से बंधकों के घर वापसी कराई जाए। उसके बाद ट्रंप के पूरे प्लान को लागू करने के लिए युद्ध छेड़ा जा सकता है।
मतलब ये है कि सुकोत त्योहार के आखिरी दिन यानी 13 अक्टूबर तक ये तय हो जाएगा कि गाजा में बंधकों के रहते इजराइल हमले करेगा या उनकी रिहाई के बाद गाजा को खाली कराने का ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक महीने से अमेरिका और वेनेजुला के बीच चल रहा टकराव अब युद्ध में बदल सकता है। कैरेबियन सी कभी भी धधक सकती है और क्योंकि ट्रंप ने वेनेजुला को हद में रहने की धमकी दी है। इस बीच वेनेजुला से 46 किलोमीटर दूर वॉरशिप तैनात कर दिए गए, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका कभी भी वेनेजुला में स्पेशल ऑपरेशन आरंभ कर सकता है। कैरेबियन सागर कभी भी धधक सकता है क्योंकि ट्रंप ने वेनेजुला पर हमले की धमकी दे डाली। मादुरो से चल रहा तनाव अब बढ़ रहा है। अमेरिका कभी भी वेनेजुला पर हमला कर सकता है। वेनेजुला से सिर्फ 46 किलोमीटर दूर अमेरिका के वॉरशिप पहुंच गए हैं, जिससे कभी भी वेनेजुला पर हमला किया जा सकता है। अमेरिका वेनेजुला की समुद्री सीमा के एकदम पास युद्ध अभ्यास कर रहा है। वॉरशिप पर मिसाइलें तैनात हैं। जेट उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका की तैयारी देखकर वेनेजुला में हड़कंप मचा है। अब वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने खतरा जताया है कि अमेरिका हमला कर सकता है। हालांकि मादुरो लगातार कहते रहे हैं वो हर परिस्थिति के लिए तैयार है। अभी जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक अमेरिकी सेना दबाव बढ़ा रही है। 46 किलोमीटर दूर सैन्य ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्यूर्टो रिको में 10 F-35 जेट तैनात कर दिए गए हैं। F-35B मरीन कोर के जेट भी भेजे गए हैं। कार्गो और नेवल डिप्लॉयमेंट हो चुका है। वेनेजुला के पास अमेरिकी सेना स्पेशल ऑपरेशन चला रही है, जबकि वेनेजुला ने भी एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती शुरू कर दी है, जिससे आसार लग रहे हैं कि कभी भी दोनों देशों के बीच बारूदी टकराव हो सकता है। यानी दोनों तरफ से मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी की जा रही है। सैटेलाइट इमेज से सामने आया है कि प्यूर्टो रिको में अमेरिका ने F-35 तैनात कर दिए हैं। हालांकि पहले भी वहां जेट रहते थे, लेकिन अब संख्या बढ़ाकर 10 कर दी। अमेरिका की तैनाती पर वेनेजुला की तरफ से कहा गया है, हम उन पर नजर रख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे हमें कोई डर नहीं है। इससे वेनेजुला के लोगों को कोई डर नहीं है। हमारे कैरेबियन सागर के पास उड़ते इन विमानों की मौजूदगी एक उकसावे की कार्रवाई है। देश की सुरक्षा के लिए एक खतरा है। हम हर जवाब के लिए तैयार हैं। सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़। कहीं नारेबाजी हो रही है, कहीं आग लगाई जा रही है। और कहीं पुलिस के साथ झड़पें हो रही हैं। जॉर्जिया की राजधानी में सरकार के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे। चुनावों में धांधली का आरोप लगाते हुए मौजूदा सरकार को हटाने की कोशिश में है।
सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी शनिवार को जॉर्जिया और यूरोपियन यूनियन के झंडे लहराते हुए तिब्लिसी के फ्रीडम स्क्वायर और रुस्तवेली एवेन्यू से मार्च करते हुए आगे बढ़े। इसी कोशिश के तहत भीड़ ने राष्ट्रपति भवन में घुसने की कोशिश की। जब पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की तो भारी हिंसा की शुरुआत हो गई।